हेलो एवरीवन, अपन डिसोल्यूशन पढ़ रहे थे। आगे के क्वेश्चंस करते हैं। निकालिए अपने बुक देखे गोयल का इलस्ट्रेशन नंबर 5, पेज नंबर 5.17। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्या लिखा है? दिया एंड रिया वर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली ऑन 31 मार्च 2016। द बैलेंस शीट ऑफ द फर्म वाज एज फॉलोज। बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड में क्रेडिटर्स है, रिया का लोन है, जनरल रिजर्व है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड है, रिया की कैपिटल दे रखी है, दिया की कैपिटल दे रखी है। असेट साइड में कैश है, डेटर्स लेस प्रोविजन, स्टॉक है, इन्वेस्टमेंट है, प्लांट एंड मशीनरी और दिया का लोन अकाउंट है। लिखा है दिया फर्म वर डिसॉल्व ऑन द अबाउट डेट एंड द असेट एंड लाइबिलिटीज वर सेटल एज फॉलोज। लिखा है द क्रेडिटर्स वर पेड ऑफ बाय गिविंग देम अ प्लांट एंड मशीनरी एट अ डिस्काउंट ऑफ 10% एंड बैलेंस इन कैश। Point number 2, real loan was paid with interest of 500. Third, debtors realized 10% less of the amount due from them. Fourth, stock was taken over by RIA at 7,000. Investment realized 80% of their book value. Realization expenses हैं 600K paid by दिया। अब आपसे कह रहा है यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट, रिया लोन अकाउंट, दिया लोन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट एंड कैश अकाउंट। ठीक है ना, कैपिटल अकाउंट एंड कैश अकाउंट आपको प्रिपेयर करना है। तो सबसे पहले अपन बनाएंगे रियलाइजेशन अकाउंट, उसके बाद बनाएंगे अपन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और फिर बनाएंगे अपन कैश अकाउंट। यहाँ पे क्वेश्चन में नीचे आपसे लिखा है बैंक अकाउंट बनाना है, ये मिसप्रिंट है, ये कैश अकाउंट ही बनेगा क्योंकि बैलेंस शीट के असेट साइड में आपको कैश दे रखा है। अब यहाँ पे आपको पार्टनर्स के लोन भी दे रखे हैं, असेट और लाइबिलिटी दोनों साइड में दे रखे हैं। तो अपन पार्टनर्स के लोन अकाउंट भी बनाएंगे, दिया का लोन अकाउंट भी बनाएंगे जो असेट साइड में दे रखा है, और रिया का लोन अकाउंट भी बनाएंगे जो अपन को लाइबिलिटी साइड में दे रखा है। अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्या बताया था? सबसे पहले जितने भी ये बैलेंस शीट में असेट और लाइबिलिटीज अकाउंट है सबको आपको क्लोज करना है, राइट। तो बैलेंस शीट की असेट साइड से स्टार्ट करते हैं। बैलेंस शीट की असेट साइड में सबसे पहले आपको कैश दे रखा है 25,000 रुपीज़ का। तो आपने कैश अकाउंट बनाया है, कैश अकाउंट की डेबिट साइड में लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 25,000। अब आपको डेटर्स दे रखे हैं, डेटर्स में से लेस कर रखा है प्रोविजन, स्टॉक है, इन्वेस्टमेंट है और प्लांट एंड मशीनरी है। तो इन सारे असेट्स को बुक वैल्यू टू बुक वैल्यू का ट्रांसफर कर देंगे रियलाइजेशन अकाउंट में। और मैंने आपको कल बताया था ये जो प्रोविजन है आपकी लाइबिलिटी होती है, तो इसको अपन लाइबिलिटी मानते हुए रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, क्यों? ठीक है ना, असेट के साथ नहीं करेंगे, प्रोविजन को लाइबिलिटी मानते हुए रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। क्या एंट्री होगी? ये सब असेट है, इन सबके डेबिट बैलेंस हैं, तो इनको क्लोज करने के लिए क्या करेंगे? क्रेडिट, और इनके बैलेंसेस कहाँ ट्रांसफर कर देंगे? रियलाइजेशन अकाउंट में। क्या एंट्री पास होगी? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू डेटर्स, प्रोविजंस लेस करने से पहले डेटर कितने के? 42,000 के, वो बैलेंस डेटर्स का रियलाइजेशन में ट्रांसफर होगा। टू स्टॉक 12,000, टू इन्वेस्टमेंट 18,000, टू प्लांट एंड मशीनरी 39,000। तो इस एंट्री में अपन ने रियलाइजेशन अकाउंट को डेबिट किया है, तो रियलाइजेशन अकाउंट की डेबिट साइड में लिखेंगे टू डेटर्स 42,000, to stock 12,000, to investment 18,000 and to plant and machinery 39,000। उसके बाद आपको दिया का लोन दे रखा है बैलेंस शीट की असेट साइड में। तो बैलेंस शीट की असेट साइड में अगर पार्टनर्स का लोन होता है, इसका मतलब क्या है? ये लोन पार्टनर ने पार्टनरशिप फर्म से ले रखा है। दिस लोन इज टेकन बाय पार्टनर फ्रॉम पार्टनरशिप फर्म। तो ये दिया का लोन असेट साइड में, मतलब इसका डेबिट बैलेंस होगा। तो दिया के लोन अकाउंट की डेबिट साइड में लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 2,000 रुपीज़। अब लाइबिलिटी साइड की बात करते हैं। लाइबिलिटी साइड में क्रेडिटर्स हैं, रियल लोन है, जनरल रिजर्व है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड है और एक हमारा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट नाम की लाइबिलिटी है। तो सबसे पहले जो क्रेडिटर्स हैं इसके बैलेंस को अपन रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। जो रिया का लोन है, जो पार्टनर्स लोन होता है, वो रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर नहीं होता, हम उसको आउटसाइड द रियलाइजेशन हम उसका पेमेंट करते हैं। तो जो पार्टनर्स लोन होगा वो रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर नहीं होगा। उसके बाद जनरल रिजर्व दे रखा है, इसको हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड है, तो डिसोल्यूशन में जो आपका इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड होता है इसको अपन एज इट इज क्या करते हैं? रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। इसका फर्दर और कोई एडजस्टमेंट अपन नहीं करते हैं, इट विल बी ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। भले ही नीचे इन्वेस्टमेंट के लिए कोई भी एडजस्टमेंट दे रखा हो, जो भी आपका इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड होगा पूरा का पूरा रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर होगा, उसका अलग से अपन कोई ट्रीटमेंट नहीं करेंगे। उसके बाद ये जो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट है, ये भी आपकी लाइबिलिटी है, तो इसका बैलेंस भी कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा? रियलाइजेशन अकाउंट में। तो क्रेडिटर्स,
इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, ये तीनों लाइबिलिटीज अकाउंट हमें क्लोज करने हैं। तो इनको क्लोज करने के लिए इनके बैलेंसेस को कार्ड ट्रांसफर कर देंगे रियलाइजेशन अकाउंट में। क्या एंट्री होगी? ये हमारी लाइबिलिटीज हैं, यानी इनके क्रेडिट बैलेंस हैं, तो इनको क्लोज करने के लिए इनको तो करेंगे डेबिट, और क्रेडिट किसको कर देंगे? रियलाइजेशन अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। तो क्या एंट्री पास होगी? क्रेडिटर अकाउंट डेबिट 60,000, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड अकाउंट डेबिट 2,000, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट डेबिट 6,000 टू रियलाइजेशन अकाउंट 68,000। तो इस एंट्री में अपन ने रियलाइजेशन अकाउंट को क्रेडिट किया है, तो रियलाइजेशन अकाउंट की क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय क्रेडिटर्स, बाय इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। अब लाइबिलिटी साइड में रिया के लोन अकाउंट का बैलेंस दे रखा है 15,000, तो रिया के लोन अकाउंट की क्रेडिट साइड में लिखेंगे, लोन है, लाइबिलिटी साइड में दे रखा है मतलब इसका क्रेडिट बैलेंस होगा, तो रिया के लोन अकाउंट की क्रेडिट साइड में लिख देंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 15,000। उसके बाद आपको जनरल रिजर्व दे रखा है 15,000 रुपीज़ का, तो इस जनरल रिजर्व को अपन पार्टनर्स में रिया और दिया में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, जो कि क्या है 1:1। क्या एंट्री पास होगी? जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट 15,000 टू रिया कैपिटल अकाउंट इनटू दिया कैपिटल अकाउंट। ये जो रिजर्व है इसको अपन ने इनके प्रॉफिट लॉस शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो इस एंट्री में अपन ने रिया और दिया के कैपिटल अकाउंट को क्या करा है? क्रेडिट किया है। तो रिया और दिया के कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड में एक लाइन छोड़ के हम लिखेंगे बाय जनरल रिजर्व, रिया में 7,500, दिया 7,500। उसके बाद कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस दे रखे हैं, तो कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 30,000 एंड 10,000। अब पढ़ते नीचे के एडजस्टमेंट। अब सारे एसेट और लाइबिलिटीज अकाउंट आपके क्लोज हो चुके हैं। अब आपके सामने केवल एक रियलाइजेशन अकाउंट ओपन है आपकी पार्टनरशिप फर्म की बुक्स में। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है, कैश अकाउंट है, दिया का लोन और रिया का लोन अकाउंट है। बाकी सारे लेजर अकाउंट अब क्लोज हो चुके हैं, तो अब आगे की जो भी अकाउंटिंग करनी है तो इन्हीं लेजर अकाउंट्स के थ्रू करनी है। अब पॉइंट नंबर 1 क्या कह रहा है? क्रेडिटर्स वर पेड ऑफ बाय गिविंग देम प्लांट एंड मशीनरी एट अ डिस्काउंट ऑफ 10% एंड बैलेंस इन कैश। तो आपके पास क्रेडिटर्स कितने हैं? क्रेडिटर आपके पास हैं 60,000 रुपीज़ के क्रेडिटर्स हैं। कह रहे हैं इनका सेटलमेंट कैसे करना है, इनका पेमेंट कैसे करना है? पहले तो इनको हम प्लांट एंड मशीनरी देंगे 10% डिस्काउंट पे। 10% डिस्काउंट पे मतलब कि जैसे आपकी प्लांट एंड मशीनरी है, इसकी क्या वैल्यू है? 39,000 है। 10% डिस्काउंट मतलब 10 प्लांट एंड मशीनरी को 10% कम करके, इसकी वैल्यू को 10% कम करके हम अपने क्रेडिटर्स को दे देंगे। तो आपकी मशीनरी कितनी है? 39,000 है, इसका 10% कितना होगा? 3,900, यानी कितनी वैल्यू हो गई मशीनरी की? 35,100 हो गई। तो ये हम अपने क्रेडिटर्स को दे देंगे। तो 60,000 के क्रेडिटर में से 35,100 के क्रेडिटर का सेटलमेंट कैसे कर दिया? मशीनरी देके हमने उसका सेटलमेंट कर दिया। और मैंने आपको बताया था कि अगर हम किसी लाइबिलिटी का सेटलमेंट अगर कोई एसेट देके कर रहे हैं, किसी लाइबिलिटी का सेटलमेंट अगर कोई एसेट देके कर रहे हैं, तो इस सेटलमेंट की कोई एंट्री हम पास नहीं करते, क्योंकि वो एसेट और वो लाइबिलिटी ऑलरेडी रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर हो चुके हैं। अब क्वेश्चन में आगे क्या कह रहा था कि 60,000 के जो हमारे क्रेडिटर हैं उनको एक तो मशीनरी देनी है 10% लेस करके, और जो बैलेंस क्रेडिटर बचेंगे तो 60,000 में से 35,500 का सेटलमेंट तो मशीनरी देके हो गया, बैलेंस क्रेडिटर बचे 24,900। कह रहे हैं उनको हम कैश पे करके हम उनका सेटलमेंट कर देंगे, हम उनका पेमेंट कर देंगे, जो बैलेंस क्रेडिटर बचे 24,900 के उनको। तो क्रेडिटर्स का पेमेंट करने की जनरल एंट्री क्या होगी? पेमेंट करेंगे तो इससे आपका कैश बैलेंस कम हो जाएगा, तो कैश अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट, और डेबिट किसको करेंगे? रियलाइजेशन अकाउंट को। तो क्रेडिटर्स का पेमेंट करने की एंट्री हो जाएगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 24,900। तो इस एंट्री में अपन ने रियलाइजेशन अकाउंट को डेबिट किया है, तो रियलाइजेशन अकाउंट की डेबिट साइड में लिखेंगे टू कैश अकाउंट, ये बैंक आ गया गलती से, इधर टू कैश ही आएगा, टू कैश अकाउंट ब्रैकेट में लिखेंगे क्रेडिटर 24,900। और कैश अकाउंट को क्या करा है? क्रेडिट किया है, तो कैश अकाउंट की क्रेडिट साइड में लिख देंगे बाय रियलाइजेशन अकाउंट, ब्रैकेट में लिखेंगे क्रेडिटर 24,900। अब पॉइंट नंबर 2 में कह रहा है कि जो रिया का लोन है वो हमको पे करना है 500 रुपीज़ के इंटरेस्ट के साथ। तो रिया का लोन कितना है? 15,000 रुपीज़ का लोन है, तो उसको हमें 500 रुपीज़ का इंटरेस्ट देके हमें इसका पेमेंट करना है। क्या एंट्री पास होगी? रिया के लोन का पेमेंट कर रहे हैं, लाइबिलिटी कम हो रही है, और बिजनेस में जब कोई लाइबिलिटी रिड्यूस होती है तो हम उसको करते हैं डेबिट। तो रिया लोन अकाउंट डेबिट हो जाएगा 15,000, हम इसको 500 का इंटरेस्ट और दे रहे हैं,
तो ये हमारा एक्सपेंस है, तो उसके लिए रियलाइजेशन अकाउंट को डेबिट कर देंगे 500 से, और पेमेंट, टोटल पेमेंट कितना हो रहा है 15,500 पेमेंट करेंगे, तो इससे आपका कैश बैलेंस कम हो जाएगा। कैश आपका असेट है और असेट की वैल्यू कम होती है, डिक्रीज होती है, तो करते हैं क्रेडिट। तो क्या एंट्री पास होगी? रियल लोन अकाउंट डेबिट 15,000 टू रियलाइजेशन अकाउंट 500 और टू कैश अकाउंट 15,500। तो इस जर्नल एंट्री में रिया के लोन अकाउंट को डेबिट किया है। किससे डेबिट करा है? कैश से। तो रिया के लोन अकाउंट की डेबिट साइड में लिखेंगे टू कैश अकाउंट, ये भी टू कैश आएगा, बैंक लिख दिया, टू कैश अकाउंट 15,000। उसके बाद एंट्री में रियलाइजेशन अकाउंट को डेबिट करा है कैश से, तो रियलाइजेशन अकाउंट की डेबिट साइड में लिखेंगे टू कैश अकाउंट, ब्रैकेट में लिखेंगे इंटरेस्ट 500, और कैश अकाउंट को क्रेडिट किया है किससे? रिया के लोन और रियलाइजेशन से, तो कैश अकाउंट की क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय रिया लोन अकाउंट 15,000 एंड बाय रियलाइजेशन अकाउंट इंटरेस्ट कितना? 500। समझ में आ गई बात? अब आगे कह रहा है डेटर रियलाइज 10% लेस द अमाउंट ड्यू। तो डेटर्स हमारे पास कितने हैं? 42,000 के हैं। कह रहा है इनसे 10% कम अमाउंट, 10% लेस अमाउंट इनसे क्या हो रहा है? रियलाइज हो रहा है। तो डेटर्स है 42,000, 42,000 का 10% होता है 4,200, यानी डेटर्स से कितना अमाउंट रिसीव हो रहा है? 37,800 रुपीज़ हमें डेटर्स से रिसीव हो रहे हैं। और देख लेते हैं और कोई एसेट सेल हो रहा है क्या? स्टॉक है, उसको तो रिया लेके जा रही है, पार्टनर लेके जा रहा है। इन्वेस्टमेंट रियलाइज हो रहे हैं 80% ऑफ देयर बुक वैल्यू। तो इन्वेस्टमेंट कितने के? 18,000 के इन्वेस्टमेंट है बैलेंस शीट में, कह रहा है उससे अपन को 80% अमाउंट ही रिसीव होगा। तो इन्वेस्टमेंट है 18,000, इससे हमें 80% अमाउंट रिसीव होगा, यानी कितना हो गया? 14,400। अब इसमें एडजस्टमेंट में तो और किसी एसेट के बारे में बता नहीं रखा, किसी को सेल किया गया। एक बार अपन चेक कर लेते हैं सारे एसेट सेल हो गए क्या। डेटर्स हैं, तो डेटर्स के लिए तो बता दिया आपको कि इससे 37,800 मिलेंगे। स्टॉक, तो पॉइंट नंबर 4 में कह रहा है स्टॉक कौन लेके जाएगा? रिया लेके जाएगी, उसकी अभी अपन जर्नल एंट्री पास करते हैं। इन्वेस्टमेंट क्वेश्चन में बताई दिया, उससे 80% अमाउंट रियलाइज होगा। उसके बाद इन्वेस्टमेंट से पहले आपके स्टॉक है 12,000 का, तो स्टॉक के लिए अच्छा बता दिया कौन लेके जा रहा है? रिया लेके जा रही है। इन्वेस्टमेंट हो गया। प्लांट एंड मशीनरी, तो प्लांट एंड मशीनरी अपन ने किसको दे दी? प्लांट एंड मशीनरी अपन ने अपने क्रेडिटर्स को देके उनका सेटलमेंट कर दिया। तो जितने भी असेट थे, जितने भी टेंजिबल असेट्स थे, वो सब रियलाइज हो गए। या तो उनको पार्टनर ले गया, या उसको अपन ने किसी लाइबिलिटी को दे दिया, या उनको अपन ने सेल कर दिया। तो सारे टेंजिबल असेट रियलाइज हो गए। तो कितना कैश रिसीव होगा? 52,200 रिसीव होंगे असेट्स को बेचने से, डेटर और इन्वेस्टमेंट को सेल करने से। क्या एंट्री पास होगी? असेट को सेल करेंगे तो इससे कैश आएगा। कैश हमारा असेट है, असेट की वैल्यू जब इंक्रीज होती है तो उसको करते हैं डेबिट। तो एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो कैश अकाउंट को डेबिट किया है, तो कैश अकाउंट की डेबिट साइड में लिखेंगे टू रियलाइजेशन अकाउंट, ब्रैकेट में असेट सोल्ड 52,200, और रियलाइजेशन अकाउंट को क्रेडिट किया है, तो रियलाइजेशन अकाउंट की क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय कैश अकाउंट, अंडरलाइन करेंगे। डेटर से कितना रिसीव हो रहा है? 37,800। इन्वेस्टमेंट से कितना रिसीव हो रहा है? 14,400। तो टोटल कितना मिला? 52,200। अब पॉइंट नंबर 4 में कह रहा है स्टॉक वाज टेकन ओवर बाय रिया एट 7,000। जो हमारा स्टॉक है उसको किसने टेक ओवर कर लिया? पार्टनर ने टेक ओवर कर लिया। क्या एंट्री पास होगी? पार्टनर स्टॉक लेके जा रहे हैं, मतलब ये स्टॉक का ही जो 7,000 ये अमाउंट हमें पार्टनर से लेना है। कैसे लेंगे? उसकी कैपिटल अकाउंट में से अमाउंट विड्रॉ कर लेंगे, तो इससे पार्टनर्स की कैपिटल कम हो जाएगी। कैपिटल लाइबिलिटी है, और लाइबिलिटी जब रिड्यूस होती है तो उसको करते हैं डेबिट। तो रिया कैपिटल अकाउंट तो हो जाएगा डेबिट, और क्रेडिट कर देंगे रियलाइजेशन अकाउंट को। तो रिया ने स्टॉक टेक ओवर कर लिया, उसकी एंट्री क्या बनेगी? रिया कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो इस एंट्री में अपन ने रिया के कैपिटल अकाउंट को डेबिट किया है, तो रिया के कैपिटल अकाउंट की डेबिट साइड में लिखेंगे टू रियलाइजेशन अकाउंट। क्या रियलाइज किया है? स्टॉक, तो ब्रैकेट में लिख दिया स्टॉक 7,000। और इस एंट्री में रियलाइजेशन अकाउंट को क्या करा है? क्रेडिट किया है, तो रियलाइजेशन अकाउंट की क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय रिया कैपिटल अकाउंट स्टॉक टेकन 7,000। पॉइंट नंबर 5 अपन ने कर ही लिया, इन्वेस्टमेंट रियलाइज एट 80%। पॉइंट नंबर 6 कह रहे हैं रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 600 के पेड बाय दिया। तो इस रियलाइजेशन एक्सपेंस के लिए मैंने आपको बताई थी 2 चीज़ देखनी है कि कौन तो बियर कर रहा है, कौन बॉन्ड कर रहा है, और कौन पे कर रहा है। तो कौन पे कर रहा है ये तो बता दिया, पार्टनर दिया पे कर रही है, लेकिन क्वेश्चन में ये बता नहीं रखा रियलाइजेशन एक्सपेंस को कौन बियर करेगा, कौन बॉन्ड करेगा। तो मैंने आपको बताया था साइलेंस के केस में क्या मानेंगे? इट इज़ बियर ऑब्लिक बॉन्ड बाय पार्टनरशिप फर्म। तो यानी पार्टनरशिप फर्म के लिए एक्सपेंस है,
तो रियलाइजेशन अकाउंट तो हो जाएगा डेबिट, और अभी किसने पे करा है, पार्टनर ने पे करा है, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को कर देंगे क्या, क्रेडिट। तो क्या एंट्री बनेगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू दिया कैपिटल अकाउंट 600। तो रियलाइजेशन अकाउंट की डेबिट साइड में आ जाएगा टू दिया कैपिटल अकाउंट, ब्रैकेट में लिख देंगे रियलाइजेशन एक्सपेंस 600, और दिया के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट किया है तो दिया के कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड में आ जाएगा बाय रियलाइजेशन अकाउंट एक्सपेंसेस कितने 600। अब नीचे के एडजस्टमेंट तो हो गए, अब एक बार चेक कर लेते हैं क्या सारी लाइबिलिटीज़ का पेमेंट हो गया क्या। तो एक तो हमारे क्रेडिटर्स है 60,000 के, तो उसका सेटलमेंट अपन ने कर ही दिया, कुछ को तो अपन ने मशीनरी दे दी और बाकी को कैश दे दिया। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड और प्रोविजन होते लाइबिलिटीज़ हैं लेकिन इसका पेमेंट नहीं होता है, तो ये जो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड है और प्रोविजन है इसका हम किसी को पेमेंट नहीं करते, ये कोई एक्चुअल में लाइबिलिटी नहीं है तो लाइबिलिटी, बट ये ऐसी लाइबिलिटी नहीं जिसका आप किसी को पेमेंट करो, तो इसलिए इनका पेमेंट होगा नहीं। अब देखो एक रह गया दिया का लोन, तो दिया का लोन दे रखा था बैलेंस शीट की एसेट साइड में, यानी पार्टनर ने फर्म से लोन ले रखा था, तो हम ये लोन अब उससे वापस लेंगे, तो दिया का जो 2,000 रुपये का लोन हमने दे रखा था वो पैसा हम दिया से वापस लेंगे। क्या एंट्री पास हो जाएगी, पैसा रिसीव हो रहा है कैश अकाउंट डेबिट, और दिया का लोन खत्म हो जाएगा टू दिया लोन अकाउंट। तो कैश अकाउंट को डेबिट किया दिया के लोन से, तो कैश अकाउंट की डेबिट साइड में आ जाएगा टू दिया लोन अकाउंट 2,000, और दिया के लोन अकाउंट की क्रेडिट साइड में आ जाएगा बाय कैश अकाउंट कितना 2,000। तो जितने भी एसेट थे वो सारे सेल हो गए और जितनी भी लाइबिलिटी थी सबका पेमेंट हो गया। अब अपन अपने रियलाइजेशन अकाउंट का बैलेंस निकालेंगे, तो आपके रियलाइजेशन अकाउंट में डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा है और क्रेडिट साइड का टोटल कम है, तो रियलाइजेशन अकाउंट का कौन सा बैलेंस हो गया, डेबिट बैलेंस हो गया, क्योंकि इसकी डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा है। तो रियलाइजेशन अकाउंट का डेबिट बैलेंस आ रहा है 9,800, और रियलाइजेशन अकाउंट का जो डेबिट बैलेंस होता है वो क्या कहलाता है, लॉस ऑन रियलाइजेशन। क्या करेंगे, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे उनके प्रॉफिट लॉस शेयरिंग रेशियो में सभी पार्टनर्स में। तो यहाँ लिखेंगे बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉसेस को ये इक्वली शेयर कर रहे हैं, तो ये इक्वली बढ़ गया रिया 4,900, दिया 4,900। क्या एंट्री होगी लॉस के डिस्ट्रीब्यूशन की, एंट्री पास हो जाएगी रिया कैपिटल अकाउंट डेबिट, दिया कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को डेबिट किया है, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की डेबिट साइड में लिख देंगे टू रियलाइजेशन लॉस 4,900। तो रियलाइजेशन अकाउंट क्लोज हो गया। अब अपन कैपिटल अकाउंट को क्लोज करते हैं, तो दिख रहा है दोनों की कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा है और डेबिट का कम है, यानी यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस आ रहा है, और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का जो क्रेडिट बैलेंस होता है मतलब ये फाइनल पेमेंट करना है आपको पार्टनर्स को। तो यहाँ लिखेंगे टू कैश अकाउंट, ये गलती से बैंक लिख दिया, इधर टू कैश ही आएगा, टू कैश अकाउंट फाइनल पेमेंट बैलेंसिंग फिगर 25,600 और 13,200। तो पेमेंट करने की जो एंट्री होगी वो क्या हो जाएगी, रिया कैपिटल अकाउंट डेबिट 25,600, दिया कैपिटल अकाउंट डेबिट 13,200 टू कैश अकाउंट 38,800। तो कैश अकाउंट को क्रेडिट किया रिया और दिया से, तो कैश अकाउंट की क्रेडिट साइड में लिख देंगे बाय रिया कैपिटल अकाउंट 25,600 एंड बाय दिया कैपिटल अकाउंट 13,200, और इन दोनों का जो टोटल है कैश अकाउंट की डेबिट और क्रेडिट साइड का वो आ रहा है 79,200। समझ में आया। तो इससे क्या बात समझ में आई कि अगर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड है तो उसको सिंपल आप रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दोगे, उसका अलग से कोई ट्रीटमेंट हम नहीं करेंगे, और पार्टनर्स का लोन चाहे एसेट साइड में दे रखा हो चाहे लाइबिलिटी साइड में दे रखा हो वो रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं होगा, उसका अलग से अकाउंट बना के हम सेटलमेंट करेंगे। अगर लाइबिलिटी साइड में दे रखा है तो हम उसका पेमेंट करेंगे, और एसेट साइड में दे रखा है तो वो पैसा हम पार्टनर से रिसीव करेंगे। समझ में आई बात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, निकालिए इलस्ट्रेशन नंबर 6 पेज नंबर 5.19। पढ़ते हैं क्वेश्चन क्या लिखा है, एक्स वाई एंड जेड वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। फॉलोइंग वाज अ बैलेंस शीट एट द डेट ऑफ डिसोल्यूशन। ये बैलेंस शीट दे रखी है, लाइबिलिटी साइड में क्रेडिटर है, मिसेज एक्स लोन है, एक्स का लोन है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड है, और कैपिटल अकाउंट के बैलेंस दे रखे हैं। बैंक बैलेंस है, डेटर्स लेस प्रोविजन, स्टॉक है, इन्वेस्टमेंट है, प्लांट है और गुडविल है। नीचे एडजस्टमेंट में कह रहा है एक्स टू कवर द इन्वेस्टमेंट एट 25% मोर देन द बुक वैल्यू, वाई टू कवर द डेटर
टू 5,000 एट 4,000, मतलब 5,000 के डेटर वाई ले गया 4,000 रुपीज़ में. रिमेनिंग डेटर रियलाइज 75% ऑफ बुक वैल्यू. प्लांट इज सोल्ड फॉर 40,000. एक्सपेंसेस जो है रियलाइजेशन पे वो 1,000 के हैं. इट वॉज ऑल्सो फाउंड डेट देयर इज अ लाइबिलिटी ऑफ 5,000 फॉर डैमेजेस जिसको हमें पे करना है. तब उसके नेसेसरी अकाउंट बनाने हैं. एक तो रियलाइजेशन अकाउंट बनेगा, एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनेगा और एक यहाँ पे आपका बैंक अकाउंट बनेगा. और प्लस यहाँ पे एक्स का लोन दे रखा है लाइबिलिटी साइड में, तो एक्स का लोन अकाउंट भी बनाएंगे. तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं क्या करना है, सारे एसेट और लाइबिलिटीज अकाउंट को क्लोज करना है. तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले एसेट साइड से. तो एसेट साइड में सबसे पहले बैंक बैलेंस दे रखा है, तो बैंक अकाउंट की डेबिट साइड में लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 1,000. अब आपके डेटर्स लेस प्रोविजन है, तो जो डेटर है 15,000 के स्टॉक, इन्वेस्टमेंट, प्लांट और गुडविल भी. डिसोल्यूशन में गुडविल का कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं होता. जैसे सारे एसेट रियलाइजेशन अकाउंट में जाके क्लोज हो रहे हैं, ये गुडविल अकाउंट भी रियलाइजेशन अकाउंट में जाके क्या होगा, क्लोज हो जाएगा. ठीक है, तो ये सारे एसेट हैं, इन सारे एसेट अकाउंट को क्लोज करना है. तो इनके कौन से बैलेंस है, डेबिट बैलेंस है. क्लोज करने के लिए क्या करेंगे, क्रेडिट, और डेबिट किसको कर देंगे, रियलाइजेशन अकाउंट को. तो एंट्री हो जाएगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू डेटर. डेटर है 15,000 का, प्रोविजन 1,000 का, तो प्रोविजन को लाइबिलिटी मानते हुए ट्रांसफर करना और डेटर ओरिजिनल कॉस्ट पे रियलाइजेशन में ट्रांसफर होंगे. तो टू डेटर 15,000, टू स्टॉक 80,000, टू इन्वेस्टमेंट 20,000, टू प्लांट 75,000 और टू गुडविल 35,000. दोबारा बता रहा हूँ, डिसोल्यूशन में गुडविल का कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं होता. जैसे सारे एसेट रियलाइजेशन अकाउंट में जाके क्लोज हो रहे हैं, ये गुडविल अकाउंट भी रियलाइजेशन अकाउंट में जाके क्या होता है, क्लोज हो जाता है. इसका कोई स्पेशल ट्रीटमेंट हम नहीं करते. तो रियलाइजेशन अकाउंट को डेबिट किया है, तो रियलाइजेशन अकाउंट की डेबिट साइड में लिखेंगे टू डेटर 15,000, टू स्टॉक 80,000, टू इन्वेस्टमेंट 20,000, टू प्लांट 75,000 एंड टू गुडविल 35,000. अब लाइबिलिटी साइड की बात करते हैं. क्रेडिटर्स दे रखे हैं, मिसेज एक्स लोन दे रखा है, एक्स का लोन है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड है और एक एसेट साइड में हमारा प्रोविजन है. तो जो क्रेडिटर है वो आपके रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर होगा. मिसेज एक्स लोन है, ये एक्स नहीं, मिसेज एक्स की वाइफ का लोन है, तो उसको जैसे और लाइबिलिटी ट्रीट कर रहे हैं वैसे ही ट्रीट करेंगे. तो इस मिसेज एक्स लोन को भी क्लोज करने के लिए कार्ड ट्रांसफर कर देंगे रियलाइजेशन अकाउंट में. जो एक्स का लोन अकाउंट का बैलेंस है एक्स के लोन अकाउंट में लिखेंगे. वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, अब इसके लिए नीचे कोई एडजस्टमेंट आपको नहीं गिवन है, नीचे कोई एडजस्टमेंट नहीं है रिगार्डिंग वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व. तो ये पूरा का पूरा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, तीनों पार्टनर्स में उनके प्रॉफिट लॉस शेयरिंग रेशियो में. और दे रखा है आपको इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड. तो जैसे अभी पिछले क्वेश्चन में बताया कि इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड का कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं होगा, इसका बैलेंस हम रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करके इस अकाउंट को भी क्लोज कर देंगे. और एक आपको एसेट साइड में प्रोविजन दे रखा है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, तो वो भी कहाँ चला जाएगा, रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करके उस अकाउंट को भी क्लोज कर देंगे. क्या एंट्री होंगी, ये सब हमारी लाइबिलिटीज हैं, क्रेडिटर, मिसेज एक्स लोन, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड और प्रोविजन. ये लाइबिलिटीज हैं, इनके क्रेडिट बैलेंस हैं, तो इनको क्लोज करने के लिए क्या करेंगे, डेबिट, और क्रेडिट किसको कर देंगे, रियलाइजेशन अकाउंट को. तो एंट्री हो जाएगी क्रेडिटर अकाउंट डेबिट 18,500, मिसेज एक्स लोन अकाउंट डेबिट 5,000, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड अकाउंट डेबिट 7,500, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट अकाउंट डेबिट 1,000 टू रियलाइजेशन अकाउंट 32,000. तो रियलाइजेशन अकाउंट को अपन ने क्रेडिट किया है, तो रियलाइजेशन अकाउंट की क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय क्रेडिटर 18,500, बाय मिसेस एक्स लोन 5,000, बाय इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड 7,500 एंड बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट 1,000. ठीक है, अब लाइबिलिटी साइड में एक्स का लोन दे रखा है, तो लोन हमारी लाइबिलिटी है, इसका क्रेडिट बैलेंस होगा. तो एक्स के लोन अकाउंट की क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 8,000. उसके बाद आपको वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व दे रखा है 30,000, जिसके लिए नीचे कोई एडजस्टमेंट नहीं दे रखा, कोई एडजस्टमेंट नहीं है. तो इसको हम क्या करेंगे, तीनों पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2:1 में. क्या एंट्री पास होगी, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 30,000 टू एक्स कैपिटल अकाउंट 15,000 टू वाई कैपिटल अकाउंट 10,000 एंड टू जेड कैपिटल अकाउंट 5,000. तो यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को अपन ने क्रेडिट किया है, किससे, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व से. तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड में लिखेंगे
बाय वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 15,000, 10,000 एंड 5,000. अब आपको कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस दे रखे हैं, तो कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड में सबसे ऊपर लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 60,000, 56,000 एंड 40,000. अब पॉइंट नंबर 1 कह रहा है कि X टुक ओवर द इन्वेस्टमेंट एट 25% मोर देन द बुक वैल्यू. तो इन्वेस्टमेंट कितने के हैं? 20,000 के हैं. कह रहा है 25% ज़्यादा वैल्यू पे, बुक वैल्यू से 25% ज़्यादा पे, 25% ज़्यादा पे इसको X टेक ओवर कर रहा है. तो इन्वेस्टमेंट है 20,000 के, इसका 25%, 20,000 का 25% होता है 5,000, यानी 25,000 रुपीज़ में इन्वेस्टमेंट को कौन टेक ओवर कर रहा है? X टेक ओवर कर रहा है, पार्टनर टेक ओवर कर रहा है. क्या एंट्री होगी? X एसेट टेक ओवर कर रहा है, तो हमें ये पैसा X से लेना है. कैसे लेंगे? उसके कैपिटल अकाउंट से विड्रॉ कर लेंगे. पार्टनर्स की कैपिटल लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी जब रिड्यूस होती है तो करते हैं डेबिट. तो पार्टनर एसेट टेक ओवर कर रहा है, क्या एंट्री हो जाएगी? X कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट. तो X के कैपिटल अकाउंट को डेबिट किया है, तो X के कैपिटल अकाउंट की डेबिट साइड में आ जाएगा टू रियलाइजेशन अकाउंट, ब्रैकेट में लिखेंगे इन्वेस्टमेंट 25,000. और रियलाइजेशन अकाउंट को अपन ने क्रेडिट किया है, तो रियलाइजेशन अकाउंट की क्रेडिट साइड में आ जाएगा बाय X कैपिटल अकाउंट इन्वेस्टमेंट टेकन 25,000. फिर पॉइंट नंबर 2 में कह रहा है कि Y टुक ओवर द डेटर्स ऑफ 5,000 एट 4,000. Y ने क्या करा? हमारे 15,000 के डेटर्स हैं, उनमें से 5,000 रुपीज़ के डेटर Y लेके जा रहा है कितने में? 4,000 रुपीज़ में. तो पार्टनर असेट को टेक ओवर कर रहा है. क्या एंट्री पास होगी? Y कैपिटल अकाउंट डेबिट 4,000 टू रियलाइजेशन अकाउंट कितना? 4,000. तो Y के कैपिटल अकाउंट को डेबिट किया है किससे? रियलाइजेशन से. तो Y के कैपिटल अकाउंट की डेबिट साइड में आ जाएगा टू रियलाइजेशन डेटर्स. और रियलाइजेशन अकाउंट को क्रेडिट किया है, तो रियलाइजेशन अकाउंट की क्रेडिट साइड में लिख देंगे बाय Y कैपिटल अकाउंट ब्रैकेट में डेटर्स टेकन 4,000. अब कह रहा है जो रिमेनिंग डेटर्स बचे उनसे 75% अमाउंट रियलाइज हुआ है. तो रिमेनिंग डेटर्स कितने बचे? टोटल डेटर्स कितने थे? टोटल डेटर कितने थे? 15,000 के. 15 में से 5,000 के कौन ले गया? Y ले गया. तो रिमेनिंग डेटर्स कितने बचे? 10,000 के बचे. तो उनसे 75% अमाउंट रियलाइज हो रहा है. तो 10,000 का 75% कितना होता है? 7,500. तो डेटर थे 15 के, आउट ऑफ 15 5,000 के डेटर Y ले गया, रिमेनिंग बचे 10,000 के, उससे 75% अमाउंट रियलाइज हो रहा है, मतलब कितना? 7,500. फिर आगे देखते हैं और कौन कौन से एसेट सेल हो रहे हैं. ये कह रहा है प्लांट को अपन ने सेल करा 40,000 रुपीज़ में. तो प्लांट सेल हो गया 40,000 में. और किसी एसेट के बारे में नीचे और कुछ नहीं कह रहा. अपन एक बार चेक कर लेते हैं सारे एसेट्स, सारे टेंजिबल एसेट सेल हो गए क्या? डेटर हो गया, डेटर 15 के थे, 5,000 के Y ले गया, और 10 जो रिमेनिंग 10,000 बचे उनसे हमें 7,500 रियलाइज हो गया. अब यहाँ पे स्टॉक दे रखा है देखो 80,000. तो स्टॉक आपका एक टेंजिबल एसेट है, लेकिन क्वेश्चन में बता ही नहीं रखा स्टॉक कितने रुपए में सेल हुआ या कोई पार्टनर इसको लेके गया. तो क्या समझाया था? अगर किसी टेंजिबल एसेट के लिए कुछ नहीं बता रखा होगा ये कितने में सेल हुआ, तो आप उसको बुक वैल्यू टू बुक वैल्यू क्या करोगे? सेल कर दोगे. किसको? टेंजिबल एसेट को. तो स्टॉक सेल हो जाएगा कितने में? इसी बुक वैल्यू पे, क्योंकि क्वेश्चन में नीचे एडजस्टमेंट में नहीं बता रखा. इन्वेस्टमेंट है 20,000 रुपीज़ के, तो इन्वेस्टमेंट कौन ले गया? हमारा X ले गया. प्लांट के लिए बता ही दिया, इससे 40,000 रियलाइज हो रहे हैं. गुडविल हमारा इनटेंजिबल एसेट है, इसके लिए कुछ नहीं बता रखा इसका क्या हुआ, तो हम इसका कुछ नहीं करेंगे. केवल टेंजिबल एसेट्स के लिए अगर कुछ नहीं बोलेगा तो बुक वैल्यू पे सेल करेंगे. इनटेंजिबल एसेट्स का कुछ नहीं करना, मान लेंगे इसकी वैल्यू 0 हो चुकी है. तो यानी आपको अपने एसेट्स को सेल करने से कितना अमाउंट रिसीव हो रहा है? 1,27,500. तो एसेट को सेल करने की एंट्री क्या होगी? पैसा रिसीव हो रहा है, इससे बैंक बैलेंस बढ़ेगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट. तो बैंक अकाउंट को डेबिट किया है, तो बैंक अकाउंट की डेबिट साइड में आ जाएगा टू रियलाइजेशन अकाउंट एसेट सोल्ड 1,27,500. और रियलाइजेशन अकाउंट को क्रेडिट किया है, तो रियलाइजेशन अकाउंट की क्रेडिट साइड में लिख देंगे बाय बैंक अकाउंट डेटर 7,500, स्टॉक 80,000 एंड प्लांट 40,000. कितना हुआ? 1,27,500. राइट. अब पॉइंट नंबर 4 कह रहे हैं एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन इज अमाउंटिंग टू ₹1,000. जो एक्सपेंसेस हैं रियलाइजेशन के वो 1,000 रुपीज़ के हैं. तो क्वेश्चन में बता ही नहीं रखा ये खर्चा कौन बियर कर रहा है, कौन पे कर रहा है. तो साइलेंस के केस में क्या बताया था रियलाइजेशन एक्सपेंस के लिए कि कौन बियर कर रहा है? इट इज़ बियर बाय द पार्टनरशिप फर्म. और कौन पे कर रहा है? तो साइलेंस के केस में मानेंगे इट इज़ पेड बाय
पार्टनरशिप फर्म। तो खर्चा पार्टनरशिप फर्म को बियर करना है तो रियलाइजेशन अकाउंट हो जाएगा डेबिट, और पार्टनरशिप फर्म ही पे कर रही है तो बैंक अकाउंट को कर देंगे क्रेडिट। तो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस को पे करने की एंट्री हो जाएगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो रियलाइजेशन अकाउंट की डेबिट साइड में आ जाएगा टू बैंक अकाउंट रियलाइजेशन एक्सपेंस, और बैंक अकाउंट की क्रेडिट साइड में आ जाएगा बाय रियलाइजेशन अकाउंट रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 1000। अब एक और एडजस्टमेंट है पॉइंट नंबर 4 में ही आगे कह रहे हैं इट वाज आल्सो फाउंड दैट देयर इज अ लायबिलिटी ऑफ 5000 फॉर डैमेजेस, जिसको भी आपको पे करना है। तो ये एक अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है 5000 रुपीज़ की जिसको आपको पे करना है। तो क्या एंट्री पास होगी? ये अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है, पे करना है। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट एक्सपेंस है, लायबिलिटी पे कर रहे हो एक्सपेंस है, तो रियलाइजेशन अकाउंट तो हो गया डेबिट, और पेमेंट करेंगे तो इससे आपका बैंक बैलेंस कम हो जाएगा। बैंक बैलेंस असेट है, असेट की वैल्यू जब कम होती है तो उसको करते हैं क्रेडिट। तो एंट्री हो जाएगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो रियलाइजेशन अकाउंट की डेबिट साइड में आ जाएगा टू बैंक अकाउंट, ब्रैकेट में लिखेंगे अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी 5000, और बैंक अकाउंट को क्रेडिट किया है तो बैंक अकाउंट की क्रेडिट साइड में आ जाएगा बाय रियलाइजेशन अकाउंट लायबिलिटी पेड कितना 5000। अब नीचे के तो सारे एडजस्टमेंट्स हो गए। अब एक बार चेक कर लो, असेट्स तो अपन ने चेक कर ही लिए, एक बार लायबिलिटीज चेक कर लो क्या सारी लायबिलिटीज का पेमेंट हो गया क्या। अब देखो लायबिलिटीज में क्रेडिटर्स दे रखे 18,500, हमने अभी तक उसका पेमेंट नहीं करा, ना नीचे कोई एडजस्टमेंट में कुछ कह रहा है इस क्रेडिटर के लिए। तो क्या समझाया था, किसी लायबिलिटी की पेमेंट के लिए अगर कुछ नहीं कहेगा तो हम उसका बुक वैल्यू टू बुक वैल्यू पेमेंट कर देंगे, तो क्रेडिटर को यही 18,500 पे हो जाएंगे। ऐसी मिसेज एक्स का लोन है, इसके पेमेंट के बारे में कुछ नहीं बोल रहा तो उसको भी बुक वैल्यू टू बुक वैल्यू पे कर देंगे 5,000 रुपीज़। अब है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड और प्रोविजन, मैंने बताया था ये लायबिलिटीज़ तो हैं लेकिन ये ऐसी लायबिलिटीज़ नहीं है जिसका आपको पेमेंट करना हो, तो इनका पेमेंट नहीं होता है क्योंकि ऐसी लायबिलिटीज़ नहीं है जिसका हम किसी को पेमेंट करते हैं। तो क्रेडिटर और मिसेज एक्स के लोन के बारे में कुछ नहीं कह रहा है इनको कितना पे करना है, तो आप इनका बुक वैल्यू टू बुक वैल्यू क्या करोगे, पेमेंट कर दोगे। क्रेडिटर को कितना 18,500 जो उसकी बुक वैल्यू है, और मिसेज एक्स को भी कितना 5,000, तो यानी इन लायबिलिटीज़ को पे करेंगे कितना, पे करेंगे 23,500। क्या एंट्री पास होगी लायबिलिटीज़ का पेमेंट करने की, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 23,500, और पेमेंट कर रहे हैं तो इससे आपका बैंक बैलेंस कम हो जाएगा। बैंक आपका असेट है, असेट की वैल्यू कम होती है तो करते हैं क्रेडिट। तो रियलाइजेशन अकाउंट की डेबिट साइड में आ जाएगा टू बैंक अकाउंट, क्रेडिटर 18,500, मिसेस एक्स लोन 5,000, टोटल हो गया 23,500। और बैंक अकाउंट को क्रेडिट किया है तो बैंक अकाउंट की क्रेडिट साइड में लिख देंगे बाय रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिटर प्लस लोन 23,500। अब हमारी एक लायबिलिटी रह गई एक्स का लोन, तो अब एक्स का लोन है 8,000 रुपये का, इसके लिए भी कुछ नहीं कह रहा तो इसका भी बुक वैल्यू टू बुक वैल्यू पेमेंट हो जाएगा। क्या एंट्री होगी, एक्स के लोन का पेमेंट करेंगे तो लायबिलिटी कम हो जाएगी, और लायबिलिटी जब रिड्यूस होती है तो करते हैं डेबिट, तो एक्स लोन अकाउंट हो जाएगा डेबिट और क्रेडिट कर देंगे बैंक अकाउंट को। तो लोन पे करने की एंट्री हो जाएगी एक्स लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो एक्स के लोन अकाउंट की डेबिट साइड में लिखेंगे टू बैंक अकाउंट 8,000, और बैंक अकाउंट को क्रेडिट किया है तो बैंक अकाउंट की क्रेडिट साइड में आ जाएगा बाय एक्स लोन कितना 8,000। हो गए सारे असेट सेल हो गए, सारी लायबिलिटीज़ का भी पेमेंट हो गया। अब अपन अपने रियलाइजेशन अकाउंट का बैलेंस निकालते हैं। तो यहाँ पे भी रियलाइजेशन अकाउंट की डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा है और क्रेडिट का टोटल कम है, तो आपके रियलाइजेशन अकाउंट का डेबिट बैलेंस आ रहा है, एंड डेबिट बैलेंस आ रहा है 66,000, एंड डेबिट बैलेंस ऑफ रियलाइजेशन क्या कहलाता है, लॉस ऑन रियलाइजेशन। क्या करेंगे, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे इनके प्रॉफिट लॉस शेयरिंग रेशियो में। तो बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट 66,000 इनको बांट देंगे 3:2:1 के रेशियो में, जिनका PSR है 33, 22 और 11,000। क्या एंट्री पास होगी, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट, जेड कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की डेबिट साइड में लिख देंगे टू रियलाइजेशन अकाउंट ब्रैकेट में लॉस 33, 22 और 11। अब यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का क्या रहा है, दिख रहा है तीनों का ही क्रेडिट साइड ज़्यादा है, डेबिट साइड कम है। तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट बैलेंस आ रहे हैं, तो क्रेडिट बैलेंस आ रहे हैं तो यानी ये हमें फाइनल पेमेंट करना है पार्टनर्स को। तो यहाँ लिखेंगे टू बैंक अकाउंट फाइनल पेमेंट बैलेंसिंग फिगर, एक्स का 17,000 कैसा आया, एक्स की क्रेडिट में से ये डेबिट के 25 और 33 माइनस करे तो ये 17,000 आ गया। ऐसी वाई का ये बैलेंसिंग फिगर 40,000 आ रहा है, और जेड का बैलेंसिंग फिगर आ रहा है 34,000। ये फाइनल पेमेंट है जो हम पार्टनर्स को करेंगे।
क्या एंट्री पास होगी? एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट 17,000, वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट 40,000, जेड कैपिटल अकाउंट डेबिट 34,000 टू बैंक अकाउंट 91,000। तो बैंक अकाउंट को क्रेडिट किया है तो बैंक अकाउंट की क्रेडिट साइड में लिख देंगे बाय एक्स कैपिटल अकाउंट 17,000, बाय वाई कैपिटल अकाउंट 40,000 एंड बाय जेड कैपिटल अकाउंट 34,000, और आपके बैंक अकाउंट की डेबिट और क्रेडिट साइड का टोटल इक्वल आ जाएगा। तो क्या बात समझ में आई इस क्वेश्चन में, इस इलस्ट्रेशन में, कि डिसोल्यूशन में गुडविल का कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं होगा। जैसे सारे एसेट रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर होकर क्लोज हो रहे हैं, वैसे वो गुडविल अकाउंट भी रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करके उसको क्लोज कर देंगे। और दूसरा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, कि अगर बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड में वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व दे रखा है और उसके लिए रिगार्डिंग नीचे कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो पूरा का पूरा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व हम सारे पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे उनके प्रॉफिट लॉस शेयरिंग रेशियो में। समझ में आई बात? चलिए नेक्स्ट क्लास में आगे के क्वेश्चंस करते हैं। ओके, थैंक यू।